फाइनल गोल्स बताओ कि किसका डेट कब आ रहा है, प्री बोर्ड्स फाइनल प्री बोर्ड्स कब है, प्रैक्टिकल्स कब से स्कूल ने प्रैक्टिकल्स के बारे में बोलना शुरू किया है। देखो दो टाइप के स्कूल होंगे, एक होंगे जो मेंस से पहले लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल्स, और एक होंगे जो मेंस के बाद लेंगे, ठीक है। दोनों टाइप के स्कूल्स हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल इज अ मैटर ऑफ 3 डेज, ठीक है, और दो ही अगर आपका सिर्फ पीसी है तो 2 दिन में आपके प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं। तो कई बार स्कूल ये देखता है कि हमारे पास बच्चे जो जेई के देने जा रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो वो बच्चे ही कई बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम या सर जो भी है प्रैक्टिकल का जो भी ड्रामा है वो आप थोड़ा सा उन दिनों करो जब हमारे जेई ओवर हो जाए। तो जेई तो 30 जनवरी बाद होता है, तो वही है कि उनके प्रैक्टिकल के डेट्स फेब में चले जाते हैं, फेब के पहले 5 दिन में फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। वो मैं मानता हूँ जेई वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि आप फिर अपना आराम से टाइम से पढ़ सकते हो, फिर प्रैक्टिकल का जो ड्रामा है बाद में कर लो। लेकिन कुछ स्कूल होते हैं जो जेई तो छोड़ो, जेई के 2 हफ्ते पहले ही ले लेंगे आपका, मतलब ना 10 जन से 15 जन तक ही खत्म कर देंगे प्रैक्टिकल लेके। सर तो यहाँ पे अमरजोत भैया हैं और बाहर नाम बुला रहे हैं 2 मिनट जवाब ठीक है। चलो 2 चीजें डिस्कस करनी है रिगार्डिंग कि कब से आपके रिवीजन शुरू करें और रिवीजन टेस्ट लें, ठीक है। और रिवीजन करने के लिए सबसे पहले जो आपका थोड़ा बहुत सिलेबस बचा हुआ है उसको जल्दी से रैप करें, ठीक है ना। तो सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करके रिवीजन पे जाने के लिए हमें आने वाले कुछ दिनों में जो भी है टाइम हमारे पास, थोड़े मल्टीपल सेशंस करने पड़ेंगे और सिलेबस को रैप करना पड़ेगा, ताकि मोस्ट प्रोबेबली देखो आज 15 दिसंबर है, तो मैं चाहता हूँ 20-21 दिसंबर तक तो मैं शुरू कर दूँ। समझ में आई बात? चैप्टर वाइज डेली हम मतलब वो शेड्यूल डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा, एक दिन में क्या करेंगे, कितना कवर करेंगे, सारी बातें, ठीक है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, कल मैंने आपको बताया आपका 45th डे भी निकल गया, ठीक है। आप पहले फेब से ये नहीं बोल सकते कि मैं रिवीजन कर रहा हूँ, पहले फेब को बच्चा तैयार रहता है, तैयार, मैथ्स दूँ, फिजिक्स दूँ, केमिस्ट्री दूँ, बायोलॉजी दूँ, कोई भी पेपर दूँ, आपका प्रिपेयर्ड होगा। और जैसे आपको पता है 19 या 20 है ना आपका, 20 फिजिक्स है तो 18 को आपको फिजिकल देने जाना है, ठीक है। तो वो फिजिकल का भी सिलेबस मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको और टेस्ट लूंगा उसका, ताकि आप प्रेशर में वो करके प्रिपेयर कर लो, एक 2 चैप्टर, ठीक है, प्रिपेयर करके आप मुझे टेस्ट दे देना, फिजिकल आपकी रेडी रहेगी, ताकि आप सिर्फ मुझे बोलो कि भैया यार हमारा फिजिकल इतना रेडी है कि 17 का दिन आप हमें दे दो, 17 फेब दे दो, हम 18 फेब को पेपर दे देंगे। समझ में आई बात? 16 फेब तक हम फिजिक्स ही कर रहे होंगे, समझ में आई बात? फिर आएगा दिन 19 फेब का, जब 18 फेब का पेपर दे के आओगे। प्लीज मैं चाहता हूं 19 फेब आप अपने घरों में बैठ के ध्यान से सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस को ग्रुप पे देखो, वो भी तब जब आपको टाइम मिले। ऑलरेडी हमारी तैयारी हो रखी होगी, ठीक है। कोई ऐसा बेवकूफ ना निकल आना, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसको मुझे यहाँ पर जबरदस्ती बिठा के पढ़ाना पड़े, वो दिन मैं भी बड़ा थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता हूँ कि बच्चे कैसे कर रहे होंगे। देखो सबको अपने साथ बिठा के नहीं पढ़ा सकते, उसमें क्योस होता है, ठीक है, नहीं हो सकता वो करूंगा तो भी करूंगा मैं जनवरी में कि भाई जो नहीं पढ़ रहे बैठो, ठीक है, बाकी तो करके आओगे ढंग से। हर चैप्टर का बेटा एक बैंक बनाऊंगा, एक बैंक, फाइनल बैंक, जिसके अंदर आपके एनसीईआरटी, आपके एमसीक्यूज, आपकी केस स्टडीज, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब प्रिपेयर्ड मिलेगा आपको। चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा, चैप्टर वाइज, ताकि आपको मौका मिल सके खोल खाल के पढ़ने का चैप्टर को, क्योंकि अभी भी आप रिपोर्ट देने जा रहे हो तो आप थोड़ा जल्दी में, थोड़ा तेजी में जा रहे हो करके, इतना टाइम नहीं दे रहे हर चैप्टर को जितना उनको जरूरत है। समझ में आई बात? तो आप एक छोटा सा अनुमान लगाओ। मुझे एक बात बताओ, केमिस्ट्री तो चलो आपका सबसे कहते हैं ना सबसे हल्का सब्जेक्ट लगता है मुझे, सिर्फ 10 चैप्टर लेके जा रहा है आपको, 10, सिर्फ 10। उसके बाद फिजिक्स में कितने हैं आपके? फिजिक्स में 12-13 14 चैप्टर है फिजिक्स में आपके। और बायो या मैथ्स में बताओगे? बायो में 13 है, मैथ्स में 14 है, मैथ्स में या 13 है? 13 है ना। 10वां आपका वेक्टर्स है, 10वां वेक्टर्स है ना, 9वां डिफरेंशियल, 11वां 3D, 12वां प्रोबेबिलिटी, 13वां एलपीवी, 13 है। आए 13। तो बायो में भी 13 ही है ना। अब आप इसको काउंट करो, तो काउंट करो कितने हो गए? कितने? 37 होते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि मिनिमम 37 डेज होनी चाहिए? मिनिमम सोच रहे हो कि आपके पास मिनिमम 37 डेज नहीं हुए तो आपने जो मैं तो देखो कुछ बच्चों के साथ 3 साल से लगा हुआ हूँ, किसी के साथ 2 साल से, तो वो 2 साल और 3 साल के साथ धोखा ही हो गया।
अगर आप इनको 37 डेज भी नहीं दे जाते, क्या आपका एक चैप्टर एक दिन भी डिजर्व नहीं करता? ढंग से रिवीजन करना है, बिल्कुल डिजर्व करता है। और इनमें ही आपके, मैं सच बोल रहा हूँ, 10 दिन छोड़ो, कम से कम 6 दिन आपके प्रैक्टिकल खाएंगे, फिर कम से कम 6 दिन आपके प्री बोर्ड्स में जाएंगे। अगर जिनके सेकंड प्री बोर्ड बाकी है, 6 प्री बोर्ड तो दोगे ना, मतलब 6 पेपर तो दोगे स्कूल जाके, 6 दिन प्रैक्टिकल जाएंगे, 6 दिन प्री बोर्ड्स में जाएंगे। कितने हो गए? 12 हो गए। तो ये 37 और ये 12 और जोड़ दो तो कितने हो गए? 50 हो गए ना, हम सब हैं 50 दिन। आज 15 दिसंबर है, 30 जनवरी तक की डेडलाइन होती है। आप 1 फरवरी से बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि ये चैप्टर प्रिपेयर कर लिया। 1 फेब को हम ये बोलते हैं भाई तेरा कल फिजिक्स का मॉक है, पढ़ के आइयो, पेपर लियो, टेस्ट चेक कराइयो, घर जाओ। बातें ज़्यादा नहीं होती उन टाइम में। हाँ ऑब्वियसली जो परफॉर्म नहीं कर रहा होता उसको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है उसके साथ, बाकी जिसकी परफॉर्मेंस आ रही होती है, जो मेहनत कर रहा होता है, फिर हम उसको थोड़ा सा कहते हैं ना, बस थापी देते हैं, बस ठीक मेहनत करता जा, अच्छा जाता है, तो उसकी वीकनेस निकलवाते हैं, बैठते हैं उसके साथ और बोलते हैं ये तेरा वीक पॉइंट है। पेपर एनालिसिस होता है, जैसे इन्होंने 10th में किया था, पेपर करते थे, फिर बैठते थे, विहान तो आ नहीं रहा है, विहान को एक गलती पे 16 थप्पड़ मार दिए थे मैंने एक बार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 10th का मैथ्स का पेपर था उसका, और वो बहुत अच्छा था मैथ्स में, बहुत अच्छा है मैथ्स में। तो वो वाली बातें होती है। मैथ्स का पेपर दिया उसने अभी विहान में, आ दिया विहान छुट्टी मारी, तब तो खराब हो गई। देखो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती हैं, आपके साथ हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ, देखो हमारे को 37 डेज प्लस ये 12 दिन का मैनेजमेंट, 50 दिन का ऑलरेडी वर्कलोड है, 44 डेज बचे हुए हैं। दैट मीन्स कि यार बहुत जल्दी चीज़ों को रैप करके रिवीजन शुरू करनी पड़ेगी और चैप्टर वाइज टेस्ट देने पड़ेंगे। समझ में आई बात या नहीं? हो सकता है एक आधे दिन हम एक आधा चैप्टर क्लब कर दें, जैसे EM वेव्स क्लब किया जा सकता है, डुअल एटम एक दिन में कवर किया जा सकता है। समझ में आ रही बात? न्यूक्लियर सेमी एक दिन में कवर किया जा सकता है, बट वो मार्जिन जो आपको मिलेंगे वो बाद की बात है। बट अभी मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आज मंडे ही है, तो मैं ये सोच के बैठा हूँ कि इस वीक में मैं सिलेबस खत्म कर रहा हूँ, केम का भी, फिजिक्स का भी, और मैथ्स की कोशिश रहेगी, क्योंकि मैथ्स क्लब कर रहा हूँ मैं दो बैचेस को अब, ठीक है? तो आप वो सेशंस भी लोगे, जो मतलब जो प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक है ना, 3D का आप मेरे से कर रहे हो, आज 3D करोगे, प्रोबैब आप कॉमर्स वाले बैच के साथ कंबाइन कर लेना। मैं 2-2.5 घंटे के बड़े लेक्चर्स लेके 3-4 लेक्चर में उसको भी खत्म करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो जब भी अब हुलिगन्स पे ग्रुप पे मैसेज आएगा तो समझ लेना कंबाइन सेशन है, आप सबको साथ आना। तो गाइस अब ये वीक ना प्लीज मुझे ना थोड़ा सपोर्ट करो। अगर कल मैंने मॉर्निंग सेशन बोला है 2 घंटे का, यू हैव टू बी देयर, क्योंकि मैं फिर खत्म करने के इरादे से आऊंगा। कल न्यूक्लियर खत्म हो जाएगा आपका और सेमी शुरू हो जाएगा। कल न्यूक्लियर खत्म है, अगर मैंने कल सुबह फिजिक्स रखी तो सुबह ही न्यूक्लियर खत्म हो जाएगा, रात को फिजिक्स कराऊंगा, सेमी कराऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आ रहा है, प्लीज अपने आप को ना पंप करके रखो कि चैप्टर वाइज टेस्ट देने भैया के, सारे बैंक्स अच्छे से करने हैं। मैं कह रहा हूँ आप अच्छे से मेरे बैंक्स कर लो ना, मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ, बल्कि मैं 10x में लेके चलता हूँ। समझ में आई बात? आपको रेयर ही एक आधा ऐसा सवाल पेपर में मिलेगा जो आपको परेशान करेगा। केमिस्ट्री मैथ्स में कह रहा हूँ, फिजिक्स का पेपर नया बनेगा, याद रखना, आप मत सोच कर जाना। इसलिए मैं ज्यादा फिजिक्स में आपको क्वेश्चन देता हूँ, बैंक देता हूँ, सॉल्व करो ताकि आपका एक डोमेन बड़ा हो। अभी आप प्री बोर्ड दे रहे हो ना, जैसे कुछ बच्चों का स्कूल तो बहुत आसान पेपर बना रहा है, बट जितने भी बच्चे दे रहे होंगे, अगर आपको पुराने चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो स्ट्रेट अवे या तो आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो या तो मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया। जबकि मैं देख रहा हूँ कि किसी भी पेपर में मुझे नया सवाल नहीं मिल रहा है। आप कोई भी प्री बोर्ड लेकर आओ, आप ऊपर से नीचे तक पेपर देखो, जो चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं, कौन सा क्वेश्चन नया डाला है स्कूल में, बताओ। आज इसके स्कूल में एक पेपर क्वेश्चन आया था और रे ऑप्टिक्स का आया है ना, ये भी शायद एक ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था जब मैंने टेस्ट लिया था रे ऑप्टिक्स का, जिसमें ये देख रहे हो, ये क्या है, ये एक प्लेन, ये एक इसमें प्लेनो कॉन्वेक्स है और एक कॉन्केव लेंस है, तो कंबाइंड में, समझ में आई बात? हाँ, ऑप्टेन है, फोकल लेंथ निकालनी थी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, मतलब पूरा पेपर आप देखोगे तो आपको लगेगा यार कितना मतलब नॉर्मल पेपर है, ये सब तो हमने कर रखा है, बट करने बैठोगे तो इसमें भी अटकोगे। क्यों? क्योंकि टाइम हो गया ना करे हुए। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा पढ़ाया था, मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छा कराया सर, बहुत कुछ कराया था, बट टाइम हो गया बहुत कुछ कराए हुए। और जब आप रिवीजन कर रहे हो तो सब नहीं कर पा रहे होगे, सब नहीं कर पा, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास भी उतना करने का, तो वो प्रिसाइजली एक दिन देना पड़ेगा। और जो भी उस एक आध दिन में हरकतें करेगा, बीमार हो गया, किसी रीजन से कहीं चला गया, भाई वो चैप्टर खराब होगा और बोर्ड में वो फंसाएगा, ये मेरी बात याद रखना। इसलिए कह रहा हूं
नो मोर छुट्टी। अब आपने इतना मेरे को टाइम दिया, 2 साल मेरे को सपोर्ट किया, अब आपको मुझे 30-45 डेज देने हैं। ये आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल फायदा नहीं है। रिजल्ट आएगा आपका आएगा, मुझे खुशी होगी कि यार मैंने मेहनत करी, मेरे बच्चों का रिजल्ट आया। तो बात समझ में आ रहा है? तो प्लीज थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। तो अब रिवीजन वाला टाइम आने वाला है, 1 हफ्ता लेते हैं और अपना सिलेबस रैप करते हैं, ज्यादा नहीं खींचना इसको। केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक अभी उड़ा रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, उसके हम असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स। भाई केमिकल का मतलब होता है रिएक्शन, काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड। या किसी भी रिएक्शन में क्या स्पीड है, रिएक्शन किस स्पीड से प्रोसीड हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। जब हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था लास्ट ईयर, तो हमने ये पढ़ा कि बहुत सारे रिएक्शंस है जो फिजिबल होते हैं और नॉन फिजिबल होते हैं। जैसे आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो आपको पता होगा कि जो डायमंड ग्रेफाइट है, क्या ग्रेफाइट जानते हो ना, ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना फिजिबल है। डेल्टा जी इसका नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है। दिस रिएक्शन इज फिजिबल, ये हो जाएगा, ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करें, क्या सारे ग्रेफाइट लेकर आ जाए और डायमंड बना दें? नहीं, ग्रेफाइट डायमंड में तो कन्वर्ट होगा बट इसको मिलियंस ऑफ इयर्स लगेंगे। कितना टाइम लगेगा? मिलियन। थर्मोडायनामिक ने तो नहीं बताया था, थर्मोडायनामिक बता ही नहीं पाया कि ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए मिलियंस ऑफ इयर्स लगेंगे। वो कौन बताता है? केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स तुझे ये बताता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो कितना टाइम और किस स्पीड से होगा, वो होगा भी या नहीं होगा। बल्कि केमिकल काइनेटिक्स आपको ये भी बताता है कि अगर कोई चीज, जैसे आपने कार्बन डेटिंग का नाम सुना है, आप देखते हो ना, किसी भी पुरानी वस्तु को या फॉसिल को जब निकाला जाता है तो उसकी कार्बन डेटिंग करी जाती है। कार्बन डेटिंग में ये देखा जाता है कि उस सैंपल में कार्बन के कितने एटम्स बचे हुए हैं, आइसोटोप बचे हुए हैं, क्योंकि कार्बन की अपनी एक एवरेज लाइफ होती है। आप सब कार्बन से बने हो, ये पूरी दुनिया हर चीज कार्बन से बनी हुई है। तो अगर किसी भी चीज का पता लगाना है ना कि यार ये रॉक कितना पुराना है या ये फॉसिल कितना पुराना है, तो पता लगाने के लिए देखा जाता है कि उस सैंपल में कार्बन के कितने आइसोटोप बच गए, क्योंकि कार्बन एक पर्टिकुलर रेट से डिसइंटीग्रेट होता है या निकलता है। मतलब समझ रहे हो, कार्बन एटम अगर खत्म हो रहा है तो कितना साल लेता है खत्म होने में, उस हिसाब से अगर मैं पता लगा लूं कि मेरे सैंपल में कितना कार्बन बचा हुआ है तो मुझे पता लग जाएगा ना ये सैंपल कितना पुराना था। तो कार्बन डेटिंग हो गई, इन सब के बारे में पता लगाने के लिए भी केमिकल काइनेटिक्स का हम यूज करेंगे। फिर चैप्टर के एंड में जाएंगे बेटा और बात करेंगे, बहुत इजी चैप्टर है, मैंने आपको कितनी बार बता रखा है। मेरे को तुम्हें तो पता नहीं कितने दिन मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं फिजिक्स के बाद केमी है 6 साल तो नहीं है भाई, 30 के बाद 30 के बाद 28 घर में पढ़े सर, अभी पढ़ेंगे ना, उस टाइम सोएंगे ना सर। तुम्हारा साइकोलॉजी भी बच्चों वो भी करेंगे, अभी से पेपर शुरू करेंगे, नहीं होता वो साइकोलॉजी मुश्किल है। डिसऑर्डर तो बहुत है हमारे पास, डिसऑर्डर ही है, मेरे उसी में अच्छा आते हैं, कहीं तो अच्छा जस्ट खुद ही बोल दिया ना, फुल टॉस दिया नहीं इसने मुझे, तो 6 भी ना मार, मजाक कर रहा हूँ भाई, बुरा तो नहीं मानते। जो क्या हाल है इंडियन क्रिकेट टीम से, हो गया तेरा अपनी से उड़ा और कौन सा है अच्छे से तो नहीं तो मानेगा मेरा पेन तो हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि बेटा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो होता ही क्यों है, मतलब हम इसमें बात करेंगे कोलिजन थ्योरी, ठीक है। तो इन ऑल चैप्टर बहुत इजी है, मैं तुम्हें यही बता रहा था कि मेरे को तो शायद 1 दिन मिला था, 1.5 डे, फिजिक्स का पेपर दे के आया था बिना सोए हुए, सो गया था, फिर उठा तो आधा ही दिन बचा हुआ था। तो ये चैप्टर्स कौन से चैप्टर बोले थे मैंने, बिल्कुल टच नहीं करे। एक और बोला था मैंने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरे को बहुत अच्छे से याद था, हाँ, कोऑर्डिनेशन भी मेरे को मतलब एबीसी से लाइन टू लाइन रटा हुआ था, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स भी उनमें से था जिनको मैंने खुद से एबीसी से करा था, और लिटरली कह रहा हूं अगर मैंने आपको कराया 3-4 दिन में, मेरे को नहीं लग रहा सेकंड और थर्ड रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, इतना आसान और इतना कहते हैं ना टेक्निकल चैप्टर है, थ्योरी भी बहुत कम है, बहुत कम, और सारी बातें डायरेक्ट होती हैं, घुमाने वाले सवाल नहीं, कुछ भी नहीं, आज आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए तो खत्म करते हैं फटाफट पहला टॉपिक। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन।
रमित जी वेलकम है, बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सॉरी, रिएक्शन की स्पीड। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखो, जब भी एक रिएक्शन शुरू होता है तो हमारे पास क्या अवेलेबल होता है? रिएक्टेंट, और वो किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट। बट इनिशियली तेरे पास क्या होगा? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की इनिशियल क्या होगी? जीरो। बट एक बात बताओ, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करना शुरू करेगा तो हमें क्या देगा? धीरे धीरे प्रोडक्ट। क्या देगा? प्रोडक्ट। तो आप ये देखते हो कि इनिशियली कोई भी रिएक्शन होता है तो वो बहुत तेजी से शुरू होता है, बहुत तेजी से, और धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट। और एक टाइम आता है जब क्या अचीव हो जाता है? इक्विलिब्रियम। क्या अचीव हो जाता है? तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होनी बंद हो जाती है। हो जाती है ना? है ना? तो इनिशियली क्या होता है मेरे बच्चे? इनिशियली अगर आप देखो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और एक टाइम आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। रिएक्टेंट की भी कांस्टेंट और प्रोडक्ट की भी, और वो चेंज होता है जहां पर क्या अचीव हो जाता है? इक्विलिब्रियम। आई बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं? जब भी कोई रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो बस रेट ऑफ रिएक्शन यही होता है कि रिएक्टेंट कितनी तेजी से घटा या प्रोडक्ट कितनी तेजी से बढ़ा। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनी? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट per unit time or increase in concentration of product per unit time. जल्दी बोलो, what is rate of reaction? Decrease in concentration of reactant per unit time या increase in concentration of product per unit time. कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप मान सकते हो स्पीड ऑफ रिएक्शन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन। लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, rate of reaction is defined as change in concentration of reactant or product is change in concentration of reactant or product, change in concentration of reactant or product per unit time. सुंदर नोट्स बनाना प्लीज, केमिकल काइनेटिक्स को रिवीजन नहीं देंगे हम, चौमू चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ढंग से। rate of reaction is defined as change in concentration of reactant or product, change in concentration of reactant or product per unit time. फॉर्मूला लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी, रेट ऑफ रिएक्शन दो फॉर्मूले लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, और इसमें देखना इधर माइनस का साइन लगेगा इधर, और यहां आएगा रेट ऑफ रिएक्शन दूसरा फॉर्मूला, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट by time taken, increase in concentration of product by time taken, increase in concentration of product by time taken. ठीक है, आगे बढ़ो। देखो तो अब इधर देखो बेटा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। कम ऑन, आप सब फिजिक्स के बच्चों, आपको पता होगा एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फर्क होता है। रेट ऑफ रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, एवरेज, रेट ऑफ रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज और वो मिल गई थी वो, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, पास कर दो। एवरेज और इंस्टेंटेनियस, देखो वो नाम पे के इसलिए तो मैंने उनको बोला पास है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस लिखो बेटा, इधर देख मेरे बेटो, अगर मैं बोल रहा हूं मुझे एवरेज रेट चाहिए, एवरेज सबको पता होगा, प्लीज निराश मत करना। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फर्क होता है मीना? एवरेज होता है जैसे टोटल टाइम, मतलब जैसे टोटल टाइम जो लग रहा है, मतलब उसमें हमें ये नहीं पता चलता कि इंस्टेंट उस इंस्टेंट पे किस स्पीड से जा रहा है रिएक्शन। थोड़ा और सिंपल वे में बोल देता हूं तेरा पे। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फर्क होता है? तो इंस्टेंटेनियस होता है कि किस टाइम पर, मतलब उसी टाइम पर जिस टाइम हो रहा है उस टाइम पर वो ठीक है, उस टाइम पर थोड़ा और बेटर यार। शिट मैं इतना खराब पढ़ा तो मैं। एवरेज होता है टोटल अपॉन जितना टोटल, अगर आपने जैसे डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इंस्टेंटेनियस होता है कि आपने उस सेकंड पर क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया। एवरेज होता है पूरे टाइम के लिए, इंस्टेंटेनियस होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है,
बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। देखो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस में सबने सही बोला, किसी ने गलत नहीं बोला, बट ये है कि देखो एवरेज में आपको सिर्फ कभी भी कोई पूछे ना एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस है, आप ये सिंपल बोला करो, एवरेज में जो टाइम इंटरवल होता है बड़ा, और इंस्टेंटेनियस में जो चेंज इन टाइम है या जो टाइम इंटरवल है जिसको अप्रोच करता है जीरो। दैट्स इट, सिंपल सी बात। तो अगर मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलूंगा तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम विद अ नेगेटिव साइन, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। समझ में आई बात? पॉजिटिव साइन के साथ। अब पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है कि भाई तुम्हारा जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसमें नेगेटिव साइन क्यों लगाते हो? क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या आएगा? नेगेटिव। अबे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, फाइनल कम इनिशियल ज्यादा, तो चेंज नेगेटिव आएगा, इसलिए नेगेटिव साइन लगाते हैं ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए? पॉजिटिव, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हां, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये बात भी कहीं पे लिख लेना, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई। तो एवरेज रेट में आपको ये देखने को मिलेगा, और फॉर्मूले लिखने तो लिख लेना R2 R1 अपॉन T2 T1, ये माइनस के साथ, या P2 P1 अपॉन T2 T1। ठीक है, ये है बेटा आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट को ऐसे लिखते हैं बेटा, देखो रेट इज इक्वल्स टू इधर माइनस में dr by dt या प्लस में dp by dt। आप समझ गए ना माइनस क्यों लगाया और डिफरेंशिएशन क्यों करा? क्योंकि जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो तो इंस्टेंटेनियस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस में dr by dt या प्लस में dp by dt। काफी बच्चों ने चैप्टर कर भी रखा है तो उनको काफी इजी लगेगा और बहुत जल्दी समझ में आएगा। माइनस dr by dt और प्लस में dp by dt, ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट। या ये भी लिख सकते हो लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा r by डेल्टा t। पेपर में ये भी आ सकता है कि भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट या व्हाट? तो ये है इंस्टेंटेनियस रेट। पता है ना आपको लिमिट कब लगाया जाता है? डेल्टा t टेंडिंग टू 0। तो ये बेटा इंस्टेंटेनियस रेट है। कौन सा रेट है? इंस्टेंटेनियस रेट। लिख लेना, रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस रेट होता है रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, लिखो एक्सप्रेसिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, एक्सप्रेसिंग रेट ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एक्सप्रेसिंग रेट ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सुंदर सुंदर लिखो, ब्लैक पेन यूज किया करो। और हाँ भाई, जब भी मैं कोई चैप्टर बोलता हूँ ना, मैंने आजकल देखा है बच्चों को, जब भी मैं चैप्टर रिवीजन के लिए बोलता हूँ साले सीधा बैंक उठाते हैं, कॉपी नहीं उठाते हैं। बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। ये क्वेश्चंस में और बैंक्स में वो सब नहीं होता जो आपके नोट्स में होता है। असली जान आपके नोट्स में है। नोट्स पढ़ के आया करो ढंग से, पहले नोट्स रटा करो ढंग से। एक्सप्रेसिंग रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कोई गलती नहीं करेगा, बोर्ड पर देखो, ध्यान देंगे सब। मान लो भैया ने लिखा एक रिएक्शन N2 + 3H2, एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारी चीज सिखानी है इसमें, गिव्स यू 2NH3। आपको पता होगा ये रिएक्शन बड़ा पॉपुलर है, हमने कई बार 11th में भी शुरू करा था, तो मोर कांसेप्ट इसी से करा था, इतने सारे सवाल इसी के बनाता था। अब देखो, किसी ने मुझे बोला कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखा, तो मैंने कहा भाई रेट जो है ना, रेट इधर सुनना ध्यान से, रेट इज, अगर मैं एवरेज में लिखना चाहूं तो कैसे, और इंस्टेंटेनियस में लिखना चाहूं तो सबसे पहले अगर मैं एवरेज में लिखा हूं तो डेल्टा N2 by डेल्टा T, या -1/3 डेल्टा H2 by डेल्टा T, या 1/2 डेल्टा NH3 by डेल्टा। ये एवरेज रेट में निकाला मैंने, किस में निकाला है? एवरेज। और अगर मैं इसको इंस्टेंटेनियस में लेना चाहूं तो ये बन जाएगा माइनस में dN2 by dt। प्लीज थोड़ा ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, -1/3 dH2 by dt। इसको तो लिखना है आपने अभी, बट पहले समझ लो, जिनको आता है बेटा वो भी विनम्रता से समझो, फंसाने वाली चीजें बहुत है आपको। तो ये रिएक्शन है और ये इसका रेट है, तीनों फॉर्म में मैंने लिखा है। देखो, एक एवरेज है और एक इंस्टेंटेनियस है। बट सबसे पहला डाउट आता है यार भैया, ये कोफिशिएंट्स को आपने डिवाइड क्यों करो? कोफिशिएंट्स को आप डिवाइड क्यों करो? देखो एक बात बताओ, जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम फॉर 1 मोल, ये तो है 3 मोल की बात हो रही है।
अगर मैं 3 ऊपर लगा दूं तो वो तो 3 मोल की बात आ जाएगी। और जो चेंज इन कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का हो रहा है रिएक्शन के डेटा के हिसाब से, हाइड्रोजन में जो कंसंट्रेशन चेंज आ रहा है वो 1 मोल के लिए आ रहा है 3 मोल के लिए, 3 मोल, तो 3 का फैक्टर तो मुझे हटाना पड़ेगा ना, वो तो 3 मोल के लिए आ रहा है। तो इसलिए जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं उनसे आपको डिवाइड करना पड़ता है, भले ही वो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में। और एक और चीज देखो, मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करा है। मतलब क्या, सुन लो ध्यान से, मतलब ये कि क्या ये टर्म रेट ऑफ रिएक्शन दे सकती है? बिल्कुल, अकेली ये काफी है देने के लिए। क्या ये दे सकती है? बिल्कुल, अकेली ये भी काफी थी और अकेली ये भी काफी थी। मतलब आप रेट ऑफ रिएक्शन इन तीनों में से किसी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ अमोनिया का चेंज दिया कंसंट्रेशन का और टाइम का चेंज दिया, मैंने आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा, तो आप रोने नहीं लग जाओगे कि इन दोनों का क्यों नहीं दिया। बस ये वाला फॉर्मूला लगा ले कि रेट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T। वो दिक्कत है? बोलो। इसमें एक बहुत प्यारी चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जिसके सवाल अभी मैं देने वाला हूं आपको, और रेट ऑफ अपीयरेंस बोलो या रेट ऑफ फॉर्मेशन। इसमें मैंने देखा है बच्चों को डाउट है, पता नहीं कहते भाई पता नहीं चला क्या बात होगी थी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अच्छा पहले बताओ डिसअपीयर कौन होते हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट। और फॉर्म कौन होते हैं? प्रोडक्ट। तो जब भी मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलूंगा ना तो पक्का मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, जब मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलूंगा तो मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। मैं क्या करूं? कौन है? वेट करना चल तो क्या भाई पॉइंट नहीं ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आंसर लिख ले साइड में, समझा? और अगले क्वेश्चन पे हाँ भाई, तो दो बातें बता रहा हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन। सॉरी तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब है, ध्यान से सुनना, कि भाई अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन डिसअपीयर हो रहा है, हाइड्रोजन भी डिसअपीयर हो रहा है, तो अगर मैंने बोला फाइंड, मैंने तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया, क्या दे दिया? रेट ऑफ रिएक्शन। अभी क्वेश्चन दूंगा तुम्हें मैं, रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया और मैंने बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन बता, आगे कैसे बताएगी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन? मैंने तेरे को रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया और मैंने तेरे से पूछा व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन? देखो यही मैं कह रहा था कि सुनो बहुत ध्यान से, गड़बड़ होती है। मैं कह रहा हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये है या ये है, अगर आप उसके साथ ये -1/3 लगा दोगे ना तो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। मैंने बोला व्हाट इज, मैंने बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, भाई मैं से कितना मांग रहा हूं तेरे से? मैंने बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, मैं ये मांग रहा हूं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, मैं ये मांग रहा हूं। या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये मांग रहा हूं। अगर तुमने इसके आगे माइनस, इसके आगे -1/3 और इसके आगे 1/2 लगा दिया तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बन गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन बन गया और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन। कई बार ऐसा होगा कि मैं तेरे को ना इसका, मैं तेरे को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दे दूंगा और तेरे से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन मांगूंगा, तो क्या करेगा? 3 को उधर लेगा। अरे भैया रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से ये दोनों टर्म्स इक्वल है, आपने मुझे dNH3/dt दे दिया और मेरे से dS2/dt मांग रहे हो, dS2/dt, तो 3 को उधर ले जाऊंगा, क्या आएगा आंसर? 3/2 ऑफ dNH3/dt। अभी आपसे मैं पूछने वाला हूं कि मैंने तेरे को ये दे दिया बता, तो तुझे बोलना है 3/2 ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अरे सुना, नहीं समझ में आया? जैसे मैंने तुम्हें बोला कि भाई मुझे ना, ध्यान से सुना, मुझे ना मैंने आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन दे दिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? 2/3, 3/2 के गधों। अगर मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मांग रहा हूं तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन दे दिया तो 2 इधर आएगा ना, तो आंसर आएगा -2/3 ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो आंसर आ जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। क्लैरिटी है? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से देखो और बताना, गड़बड़ मत करना, ठीक है? 2A plus B gives you 3C, ठीक है? इसका रेट ऑफ रिएक्शन तुम जानते ही हो, समझ गया ना? पक्का क्या लिखेंगे हम रेट में? देखो रेट इज इक्वल टू -1/2 dA/dt, बोलो बोलो, -1/2 बोलो। अब मैंने आपको बोला, जिससे मैं पूछूं बताना फटाफट है, ठीक है? मैंने बोला कि आपके पास ना dA/dt, इसको क्या बोलते हैं? dA/dt का नाम क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, रेट
ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है। हाँ भाई तू बताओ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, जल्दी। तो वो 3 उधर चले जाएंगे। हाँ तो बोल ना 3/2 ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तू बता बेटा, अगर मैं जैसे पूछूं व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए? 1/2 DA/dt. बिल्कुल सही, 1/2 ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। समझ में आया या नहीं आया? मैं देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दे दिया और मैंने जैसे पूछा व्हाट हाँ नहीं, इस बार मैंने देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दे दिया और मैंने जैसे पूछा व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए? हाँ 2/3 ऑफ dc/dt। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? पक्का समझ जाना बेटा, dA/dt is rate of disappearance of A, dB/dt is rate of disappearance of B, dC/dt is rate of formation of C। बट अगर आप 1/3 लगा दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सीख गए? चलाओ आगे, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाओ बात करते हैं ग्राफिकल मेथड। इधर देखो ग्राफिकल मेथड टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, जल्दी ग्राफिकल मेथड टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम ग्राफ, कुछ भी लिख सकते हो। ग्राफिकल मेथड टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। डाला हो गया तेरे? घर भी जाना है। देखो बेटा सुनो, अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लूं और यहाँ पे टाइम लूं, क्या लूं? टाइम। तो मुझे खुद बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ का नेचर कैसा होगा? ऐसा कैसा होगा? ऐसा ना, सोचो ना, ऐसा ही होगा। घट रहा है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी जब टाइम क्या था? 0। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटने लगी। मैंने तुम्हें बोला कि इस ग्राफ से ही मैं एवरेज रेट भी निकाल सकता हूं और इंस्टेंटेनियस रेट भी निकाल सकता हूं। सुनना ध्यान, अगर मुझे एवरेज रेट चाहिए तो मेरे पास कितने टाइम इंटरवल छोटा होगा या बड़ा? बोलते क्यों नहीं हो यार? बड़ा होगा ना। एवरेज में टाइम इंटरवल बड़ा और इंस्टेंटेनियस में टाइम इंटरवल बहुत छोटा, 0 का क्लोज। तो मान ले मैंने बोला भाई T1 से लेके T2 से लेके T2 तक मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बता। तू बोलेगा भैया यार T1 पे आपका जो ग्राफ है ना, T1 वो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, और T2 पे कहाँ है? समझ गए? और अब आप क्या करो, T1 की वैल्यू ले लो, T1 पे एक वैल्यू ले लो और ये R1 हो गया, और T2 पे एक वैल्यू ले लो R2। समझ में आया? और अब आप क्या करो, R2 माइनस R1 करो, बाहर नेगेटिव का साइन लो और T2 माइनस T1 करो, आपका रेट आ जाएगा। सही है कि नहीं है? ग्राफ से पता चल गया? कौन है? तो क्या हो गया? ये बिल्कुल वो यार भाई कहीं बिठाने लायक, कहीं बिठाने खुद का हो जाए तो शर्म से लाल, किसी दूसरे का हो जाए तो दांत निकालने लगे। नॉर्मल है ना, स्पीकर पे चला जाता है। इधर ध्यान से, तो ऐसे कर लेंगे। अच्छा अब यही सेम ग्राफ आ सकता है प्रोडक्ट का। देखो कैसा बनेगा ग्राफ? बोलो छोरो बोलो, ऐसे, ठीक है। 2 पॉइंट बनेंगे, एक ये T1 ये आ गया T1, ये T2 ये आ गया P2 और वही P2 माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1। समझ गए? ग्राफ का नेचर पता होना चाहिए। अगर मैंने बोला मुझे इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए ग्राफ से, वेरी गुड, कैसे? अगर ये नहीं आता ना बेटे, फिजिक्स नहीं आती। कोई पॉइंट पे वो ले लो, y एक्सिस की वैल्यू बताओ शिवनांश कैसे होगा? बोल 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 y एक्सिस की कोई भी वैल्यू से उसकी x एक्सिस की वैल्यू डिवाइड हो, बस यही हो जाए, बस कुछ भी कभी भी। हाँ जी आदि, y is equal to mx plus c लिखें। सर इसमें हमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या बात है, ये लड़की पढ़ती है रे। ये देखो अगर मान लो मैंने बोला कि यार इस ये ना इंस्टेंटेनियस टाइम है t और इस t पे मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस रेट,
तो तू ये नहीं बोल सकता भैया टाइम चेंज कर दो थोड़ा सा ताकि डिवाइड कर सके रेट निकाल के, वो तो फिर एवरेज हो जाएगा। तो अगर इसके साथ यहाँ पर भी बिल्कुल चिपका कर भी ले लेगा ना एक और टाइम, तो भी एवरेज हो जाएगा। तुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए तो टाइम से ए, टाइम से ए, और करना क्या पता है, उस टाइम पर ध्यान से सुनना, आपने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाया, बहुत ध्यान से सुनना, क्या बनाया मैंने इस पॉइंट पर एक, और ऐसे ही ना सीखा जाता था, पता नहीं क्या सीखे हो, 2 साल हो गए साइंस पढ़ते हो। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया, अब इस टेंजेंट ने तेरे y एक्सिस को भी कहीं कट करा और x एक्सिस को भी कहीं कट करा। तुझे ये पूरा r लेना है और ये पूरा t लेना है, क्योंकि अभी देखना इसका स्लोप यही तो है थीटा, इसका स्लोप यही तो है, तो दिस अपॉन दिस। नहीं आया समझ? परपेंडिकुलर मतलब ये जो टेंजेंट आया ना, इसने y एक्सिस को कहां कट करा और x एक्सिस को कहां कट करा, या ये जो ट्रायंगल बना है उस ट्रायंगल का आपने परपेंडिकुलर कोण बेस करके tan थीटा निकालना है। बोलो आगे बात समझ? जैसे अगर मुझे यहां पर भी इस पॉइंट पर चाहिए, मान लो इस पॉइंट पर, तो मुझे भी इस पॉइंट पर क्या बनाना पड़ेगा, स्लोप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? स्लोप। और वो स्लोप कुछ अगर जैसे अब जैसे इसमें क्या करोगे, स्लोप तो इस साइड बनेगा, ऊपर हाँ ऐसे बन जाएगा, क्या करेंगे? तो इजी है, बताओ कैसे करेंगे? इसके लिए कैसे करेंगे? अगर स्लोप ऐसे बन गया, देखो जरूरी नहीं है ना कि पूरा ही लूं मैं, मेरा मन करेगा देखो इतने सा का स्लोप लूं मैं या इस ट्रायंगल का स्लोप लूं, तो मुझे लगता सेम है। बाबू क्या पढ़े हो तुम फिजिक्स, इस ट्रायंगल का स्लोप और इस ट्रायंगल का स्लोप थीटा अलग अलग है क्या? अगर मैं यहाँ ज्वाइन कर दूं थीटा अलग है क्या? क्या ये थीटा अलग है क्या? 1 2 3 4 सारे थीटा क्या है? सेम। लाइन पर स्लोप की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? सेम। तो बस वही यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे टेंजेंट, ये बन गया टेंजेंट, बस खत्म। इस टेंजेंट का स्लोप निकाल देंगे, यहाँ से एक लाइन खींच दो, यहाँ से एक लाइन खींच दो, इसका थीटा निकाल दो tan। ये जितना है उतना ही ये होगा, ये जितना है उतना ही ये होगा। आगे बोलो आया कि नहीं आया? अब ये मत बोल देना कि भैया यार ये तो एवरेज रेट हो गया, आपने 2 वो ले लिए 2 वो ले लिए। नहीं, मैंने टेंजेंट का स्लोप निकाला। किसका? टेंजेंट का। मैंने 2 पॉइंट पकड़ के थोड़ी स्लोप निकाला, मैंने 2 पॉइंट ही पकड़े बेटा, मैंने क्या पकड़ा? टेंजेंट। क्या पकड़ा? टेंजेंट। आई बात समझ? तो इसको ड्रॉ करो फटाफट, जल्दी करो, इसको ड्रॉ करो, लिख लेना। तो कैलकुलेट एवरेज रेट में क्या कराया मैंने और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या कराया मैंने। हो गया? एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, फिर असाइनमेंट में सॉल्व करेंगे, फटाफट करो। हो गया।
गया चलो एक क्वेश्चन देखो मैं करा रहा हूँ, उसके बाद आप मुझे 2-4 सवाल करके दिखाओ, फटाफट लिखो एक जल्दी से क्वेश्चन देखो, लिखो न्यूमेरिकल लिखो, नोट करने क्वेश्चन 4NH3 जल्दी करो प्लस 5O2 gives you 4NO plus 6H2 जल्दी लिखो, rate of formation of NO, rate of formation of NO of NO दे रखा है आपको 3.6 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकंड। अच्छा कहीं भी लिख लेना ऐसा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि जानते हो ना कंसंट्रेशन का जो हो गया मोल पर लीटर और टाइम का सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड। जल्दी करो टाइम ज्यादा ले लो। अबे हाँ नहीं पहले लिखो तो सही, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दे दिया 3.6 into 10 की पावर -3। अब देखो दो पार्ट है इसके, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनियम। बेटा 2 नंबर का सवाल है सीबीएसई का लास्ट ईयर का, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनियम। मल्टीप्लाई 4 कार्ड बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सोर्सेज, मल्टीप्लाई करेगा और देखो उसने बोला है 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सोर्स, तो या तो 13 प्लस 13 शुड या तो चारों मल्टीप्लाई करेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। दूसरा लिखो ना, सॉल्व क्यों करने लगे बे, 2 पार्ट हो गए, तीसरा लिखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, चलिए इधर आइए, ये मैं करा दूं, मुझे पता है जिनको आता है वो तो तेजी से कर लेंगे, जिनको नहीं आता वो बस जयराम जी इधर आइए। अब सबसे पहले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO का मतलब क्या है, मुझे क्या दे रखा है dNO/dt, dNO/dt की वैल्यू दे रखी है 3.6 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकंड। सुनो पहले ना आप रेट लिखो, रेट होगा, बोलो रेट की इक्वेशन बोलो जल्दी, क्या आएगा एक साथ बोलो -1/4 dNH3/dt। अगला अगला +1/4 dNO/dt और अगला dH2O/dt। सही है, बिल्कुल सही है, लिख दिया। अब पहले पार्ट में मैंने तेरे से मांगा रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ भाई गुनगुन कैसे करेगी पहले पार्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेगी? वो मैंने पूछा तेरे से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेगी, रेट ऑफ रिएक्शन फंस गई, पढ़ के गई थी तू, पढ़ के गई है पेपर तू, फिर भूल कैसे जाती है, बोल। अरे भैया रेट ऑफ रिएक्शन ये भी है, ये भी है, ये भी तो है, तो जो तेरा dNO/dt है उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करो या 4 से डिवाइड करो। आई बात समझ नहीं आई? अबे dNO/dt दे दिया है, बस 1/4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन दूसरा पार्ट क्या है, मत करो लिखो मत, देखो यार दूसरा पार्ट क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। ये रहा, हाँ क्या है तेरे पास, ये है, ये 4/4 हो गया 1, तो जो रेट, अब देखो 4/4 1 हो गया, तो dNH3/dt किसके इक्वल आ गया, आया। नेगेटिव साइन मत लेके जाना ना, रेट तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, बट वो डिसअपीयरेंस का है ना, तो हाँ तो दिन मत लगाना, हाँ जरूरी नहीं है, वैसे लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओगे तो समझ रहे हो इतना कुछ। अच्छा अगला क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तू बता सामने, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बिल्कुल सही, 6/4 dNO/dt करेगी, dH2/dt आएगा। समझ में आ गया? शुरू करें असाइनमेंट, ठीक है 10 मिनट के अंदर असाइनमेंट खत्म करते हैं। वैसे तो आप ये घर पे ही करोगे, अभी हम इसको फटाफट एक बार डिस्कस करते हैं।
हो गया ना? पहले के डाउट ले लो बेटा। बच्चे असाइनमेंट करेंगे ना, डाउट करेंगे। आ जाओ। चलो भैया, इजी है। जैसे पूछूं, ठीक है? लगाओ पहले 5 लगाओ फटाफट जल्दी से। पहले 5। 2 मिनट का टाइम दिया पहले 5 के लिए, जल्दी लिख लो असाइनमेंट, क्योंकि यहाँ कर लोगे तो फिर घर पे मत करना ना। लिख लो असाइनमेंट 1 और उसको सॉल्व करना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे डाल। ये नहीं करा क्या? तो वेरी होना चाहिए तुझे। हो गए? हाँ? कहाँ है? 4 at T Kelvin. भैया थर्ड में देखना है What the reaction? भैया थर्ड क्वेश्चन देखना Rate of reaction minus dV by dt. ये होगा माइनस डी बाई थर्ड में कह रहा है for a reaction 2A gives you 3 minus d rate of reaction minus d by dt is equal to। तो अब देखो आपको तो पता है -1/2 dA by dt जो होगा वो किसके इक्वल होगा 1/3 dV by dt। तो आपको सिर्फ dV by dt चाहिए ना, तो हो गया 3/2 dA by dt। अरे सारे ऑप्शन डी में सारा ओके होगा ना फिर माइनस डी बाई डी होगा ए उसे माइनस rate of reaction एक ही वजह से इसी के लिए हाँ वो कहाँ ला के रखी थी उन्होंने? DA by dt का ऑप्शन ही नहीं है बेटे। इसमें क्या है? हाँ हो सकता है बी गलती से आएगा। हाँ DA by dt DA by dt जो होगा वो आएगा 2/3 of dV by dt। आई बात समझ नहीं? चलो फटाफट T मतलब T केल्विन, मतलब इस टेम्परेचर पे at T केल्विन ये है। हमारे तो आ गया था बिल्कुल फटाफट आगे करता है। भैया नीचे करना अबे नेक्स्ट पेज चल करने तो दे बच्चों को। नेक्स्ट पेज का बच्चा हो गया तू ही कर रहा है बस। कर दूँ अब हटाऊँ मैं अब बहुत ज़्यादा हो रहा है तेरा। पिटवाए गए डर जा तुम।
Now I just have to भेजू नेक्स्ट पेज पे बात क्यों कर रहे हो यार भेजू सारे हो गए चलो बताओ फर्स्ट का हो गया बी सेकंड का डी डी है डी डी है ना थर्ड का बी बी है फोर्थ का ए फिफ्थ का किसी को डाउट है सिक्स्थ का सेवंथ का करो 8 करो 9 करो गलत वर्ड जान ले लो 8 9 10 उमर पाजी सर वो साथ में माइनस का साइन लगा हुआ है। छोड़ दिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया हुआ है ना। रेट ऑफ डिसअपियरेंस थोड़ी ओवररेटेड हुआ ना। सर है ना? सर हाँ बेटा वो सुनो सातवें क्वेश्चन में माइनस का साइन लगा हुआ है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन हुआ ना, डिसअपियरेंस क्यों हुआ है? देखता हूँ फिर बात माइनस में डेल्टा आर बाय डेल्टा चेंज कर हाँ ये तो वैसे रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए माइनस साइन हुआ है। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना कि कोफिशिएंट है या नहीं तो भी होगा ना। चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टर का चेंज ये रेट ऑफ रिएक्शन है। ये होना चाहिए मैं सही कंफर्म करता हूँ कौन सा क्वेश्चन था 7 है नहीं हो रहा 7 का ए है बे माइनस साइन लिया हुआ है। हाँ सही बात ए दे कहां से रेट ऑफ माइनस का साइन भी लगा रखा है। माइनस का साइन भी लगा माइनस का माइनस लगा तो रेट ऑफ माइनस में ये तो नेगेटिव होता है ये सब ये नेक्स्ट ये होगा तो देर में माइनस में दिया तो रिएक्टेड हुआ था अगर माइनस तो सर आर में तो नेगेटिव ही होगा तो माइनस का साइन तो आएगा ही क्योंकि डेल्टा लेकिन बेटा रेट ऑफ रिएक्शन ही हुआ ना डेल्टा आर बाय डेल्टा डी होता तो फिर भी मैं बोलता रेट ऑफ डिसअपियरेंस रिएक्शन हाँ बट नेगेटिव साइन तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए निकाला जाता है तो सी हुआ ना। इन्होंने ये दे होना तो इसको वैसे रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए चलो करो ठीक कहाँ पे होगी 9 10 करो फटाफट कर लो जल्दी जल्दी हाथ तेज चलाओ यार बात नहीं
सारे क्वेश्चन sin 10 sin 30 sin 50 sin 70 करेंगे वो सब हो जाता है मतलब है ही लेकिन लेक्चर इसलिए बहुत बड़ी कहाँ से गाड़ी है वो गाड़ी नहीं है कॉफी में तो लगा हुआ ना कॉफी है रेट ऑफ कंजम्पशन हाँ रेट ऑफ कर लेगा तो अच्छा है देखो यार डिस्कस करके अगर ये भी करना पड़ रहा है ना हो गया फिर तुम्हारा सही में कह रहा हूँ मुझे कोई बात करते हुए नहीं दिखना चाहिए चले जाओगे ना डरते नहीं हो तो इधर वो दोस्त है ना तेरे स्कूल वाला हाँ डर वाला हाजी यूनिट तो नहीं देखनी ना सेकंड में ही करना छोड़ सकते हैं देखनी तो है मिनट में छोड़ हाँ मिनट में कर सकते मिनट में करना है सेकंड में करना सेकंड में है भी कर सकते हो वैसे ऐसा ही यूनिट बोले ऐसा यूनिट तो है ना सेकंड में यूनिट की घटते हैं वही मैंने ऐसे यूनिट लिखवाई क्यों बजे रख रहा हूँ
या तो डीसीस कराना है उसको आज कर लो आगे जितना भी काम होगा लेकिन कर लो पूरा बेटे अरे मेरे को ऐड कर दो मुझे नहीं पता सर 14 सर हाँ हाँ सिर्फ 14 क्वेश्चन में एवरेज में करना है या फिर इंस्टेंट एक 14 क्वेश्चन है ही अरे कुछ भी करे NO2 by dt और अगर आपको DNO2 by dt चाहिए तो 4 से इसको मल्टीप्लाई 13 का आंसर क्या है सर 1/3 into 10 की पावर -4 और 1/6 into सेकंड में निकाल रहे हो हां जी कर लिया होगा मिनट में है 2 1/3 into 10 की पावर मिनट में आ रहा है 2 into 10 की पावर -3 और 1 into 10 की पावर -3 आई नेगेटिव का डिसअपियरेंस रेट ऑफ रिएक्शन है ना 2 into 10 की पावर -3 हां और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आई नेगेटिव है -4 into 10 की पावर -3 -4 हां बेवकूफ तू जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा गधे अबे ओ अंधे 1/2 है ना तो रेट से तो डबल ही होगा और प्रोडक्शन ऑफ I2 कितना होगा सेम ही होगा 1/2 into 10 की पावर 14 तो हो गया होगा ठीक है इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेना नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा ठीक है चलिए जाइए बाय बाय आपको मैंने आज एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए बोला था है ना प्रिपेयर्ड रहना एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ नोट